ढिंचा कॉलोनी में रहने वाली भवरी और कल्याणी दोनों पड़ोसन होती है। पूरी कॉलोनी में कल्याणी सबसे ज्यादा अमीर होती है और उसे सजने संवरने का बहुत शौक होता है। वाह वाह कल्याणी बहन, क्या सुंदर साड़ी है ये। और ये झुमके, वाह, ये गले का हार भी बहुत जच रहा है तुम पर। थैंक यू। ये साड़ी, हार, झुमके, ये तीनों भी ब्रांडेड है और हद से ज्यादा महंगे हैं। हाँ तो हम क्या करें, जब देखो तब शाइनिंग मारती रहती है ये मुटकी भैंस। खुद को बहुत सुंदर समझती है। तू बस अच्छे कपड़े और गहने पहनती है, लेकिन है तो तू बदसूरत मोटी चुड़ैल। हाउ डे यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। अरे खुद को देख, गरीब चुड़ैल कहीं की, ढंग की साड़ी भी नहीं पहन सकती और जलन के मारे अपनी सारी भड़ास निकाल देती है मुझ पर। ब्लडी मिडिल क्लास। भवरी और कल्याणी दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती है। भवरी को कल्याणी से बहुत ज्यादा जलन होती है क्योंकि भवरी एक मिडिल क्लास औरत होती है और वही दूसरी तरफ कल्याणी बहुत अमीर होती है। भवरी को कैसे भी करके कल्याणी को अपने कदमों तक लाना होता है। एक दिन भवरी का बेटा ऋषभ छुट्टियों के लिए घर आता है। आइडिया, मेरी इस पागल सी खोपड़ी में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। अब मेरा बेटा ही मेरा मकसद पूरा करेगा। मकसद? कैसा मकसद माँ? तुझे हमारी पड़ोसन की बेटी पूर्वी को अपने प्यार के जाल में फंसाना है। उसे तेरे प्यार में इतना पागल करना है, इतना पागल करना है कि वो और उसकी माँ खुद यहाँ मेरी चौखट पर आकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मैं ऐसा क्यों करूँ? ये सब सही नहीं है। अरे ओ निठल्ले, तुझे मैं शादी करने के लिए नहीं कह रही। ये तो बस एक छोटा सा प्लान है। उसके बाद तुझे उसे छोड़ देना है। अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करेगा क्या तू ऋषभ बेटा? अच्छा ठीक है माँ, मैं करूँगा आपकी मदद, लेकिन ये नौटंकी मेरे सामने मत करो। ऋषभ अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन रात में ऋषभ पूर्वी का पीछा करते हुए चला जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही पूर्वी की कार बंद पड़ जाती है और वो वही सड़क पर खड़ी रहती है। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? मेरे पास तुम्हारी तरह ऐसे चमचमाती हुई कार तो नहीं है, लेकिन ये प्यारी सी मोटर बाइक है। ओ हेलो, तुमने मुझे क्या कोई एरी गैरी लड़की समझ के रखा है क्या? मैं तुम्हारी औकात के बाहर हूँ। तुम देखना, अभी थोड़ी देर में गाड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, मैं तो हूँ ही आवारा, मैं भी यहीं पे वेट करूँगा। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है। पूर्वी वहां पर बहुत देर तक खड़ी रहती है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आती। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। क्यों? क्या हुआ? कहाँ रह गई तुम्हारी गाड़ी? अरे पूर्वी, हम दोनों क्या अभी मिले हैं क्या? बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, और मैं बहुत संस्कारों वाला लड़का हूँ। कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। जाना तो दोनों को एक ही जगह पर है, तो इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? चलो, तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, घर से थोड़ा दूर छोड़ दूंगा। तुम वहां से घर तक चली जाना, ताकि तुम्हारी माँ को पता ना चले। ठीक है ना? हाँ, यही सही रहेगा। अगर दोनों को माँ ने साथ देख लिया तो वो तो हंगामा मचा देगी। फिर पूर्वी ऋषभ के साथ घर चली जाती है और वो उसे उसके घर से थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता है। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और दिन रात ऑनलाइन बातें करते हैं। बातें मुलाकातों में बदलने लगते हैं। चलो, इस बार उसे मूवी दिखाने ले जाता हूँ। क्या हुआ बेटा, मछली जाल में फंसी कि नहीं? अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मछली का जाल बहुत अच्छे से बिछाया है मैंने। आधी तो वो फंस चुकी है, अब बस पूरी तरह फंसना बाकी है। शाबाश मेरे लाल, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। फिर ऋषभ पूर्वी को मूवी दिखाने ले जाता है और मूवी के बाद उसे गिफ्ट भी देता है।
मुझ जैसे नाचिस की तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। आज फ्रेंडशिप डे है ना, इसीलिए। ओह, थैंक यू सो मच ऋषभ। लेकिन ऋषभ, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त नहीं मानती, बल्कि एक हमसफर भी मानती हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सो मच ऋषभ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना पूर्वी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ ऋषभ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। सपने देखने लगी हूँ मैं तुम्हारे। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ ऋषभ। नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानता हूँ, ना उससे ज्यादा, ना उससे कम। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी देखा ही नहीं। लेकिन ऋषभ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं पूर्वी। मैं तुमसे जबरदस्ती प्यार तो नहीं कर सकता ना। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। पूर्वी की बात अधूरी छोड़कर ऋषभ वहां से चला जाता है और 2 दिनों बाद वो वापस हॉस्टल चला जाता है। बावरी पूर्वी को दुखी देखकर बहुत खुश होती है। पूर्वी का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। वो ऋषभ को कॉल करके समझाने की कोशिश करती है। पूर्वी, हम दोनों में जो भी था वो सिर्फ दोस्ती के नाते ही था। प्लीज मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं वापस अपने हॉस्टल पर आया हूँ। लेकिन ऋषभ, ऋषभ गुस्सा होकर फोन कॉल कट करता है। फिर पूर्वी ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। ऐसा कौन है वो शहजादा? मैं उससे बात करूं क्या बेटा? मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। नहीं माँ, आप किसी को कॉल नहीं करोगी। मैं ठीक हूँ, हो जाऊंगी नॉर्मल कुछ दिनों में, बस थोड़ा समय लगेगा। ऋषभ हॉस्टल तो चला जाता है, लेकिन जैसे यहाँ मुंबई में पूर्वी की जान ऊपर नीचे हो रही थी, वैसे ही वहाँ ऋषभ की भी हालत थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे पूर्वी की इतनी याद क्यों आ रही है? क्यों मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर तो दिल्ली में है, लेकिन मेरी आत्मा मुंबई में अटकी हुई है। कहीं मुझे मुझे पूर्वी से प्यार तो नहीं हुआ? ऋषभ को ये एहसास हो जाता है कि जाने अनजाने में वो भी पूर्वी से प्यार कर बैठा है। फिर वो सब छोड़ छाड़कर फिर से मुंबई आ जाता है और पूर्वी के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताता है। तभी वहां पर भौरी और कल्याणी भी आती है। क्या? इस गरीब चुड़ैल के कहने पर तूने मेरी बेटी को दुख दिया? ए मुटकी सान, चुप रे। हाँ कल्याणी आंटी, ये सच है कि मैं शुरुआत में पूर्वी के संग प्यार का नाटक कर रहा था, लेकिन ये भी सच है कि मुझे खुद ही पता नहीं चला कि कब मैं असल में उससे प्यार करने लगा। मैं पूर्वी से बहुत प्यार करने लगा हूँ आंटी, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू पूर्वी। ऋषभ, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, तुम्हारी कसम। ऋषभ और पूर्वी एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देख कल्याणी और भौरी को बहुत गुस्सा आता है। नालायक लड़के, ये सब क्या कर रहा है तू? अरे इस मुटकी चुड़ैल को हमारी चौखट पर गिड़गिड़ाते हुए आना चाहिए था, लेकिन तूने तो पूरा डाव ही फेर दिया। पूर्वी, दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लो। ये गरीब पड़ोसन तुम्हारी सास नहीं बन सकती, क्योंकि वो मेरी दुश्मन है। बस कीजिए आप दोनों। अरे क्या दुश्मनी दुश्मनी लगा रखी है? इतना कोई लड़ता है क्या? माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए आप कल्याणी आंटी से जलती हो, और कल्याणी आंटी आप मेरी माँ की सुंदरता से जलती हो। लेकिन इस जलन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीवन में अगर कुछ मायने रखता है तो वो पैसा या सुंदरता नहीं है, बल्कि प्यार है। ऋषभ सही कह रहा है माँ, हमें दिल से अमीर होना चाहिए। माँ, बावरी आंटी, ये दुश्मनी प्लीज छोड़ दीजिए और हम दोनों के लिए एक हो जाइए। प्लीज प्लीज माँ, प्लीज आंटी। बच्चों की बातें सुनकर कल्याणी और भौरी एक हो जाती है। माफ कर दे मुटकी। हाँ चुड़ैल, मुझे भी माफ कर दे। चल जप्पी पा,
और शहनाई बजा। फिर भौरी और कल्याणी दोनों गले मिलती है। तुम दोनों क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जाओ शादी के कपड़े और संगीत के गाने चुनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम दोनों की अब शादी करानी है। क्यों कल्याणी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा भौरी। इस तरह अंत में दोनों पड़ोसन के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाती है और ऋषभ और पूर्वी की धूमधाम से शादी होती है। कुसुम एक गरीब विधवा होती है जिसने हाल ही में अपनी 2 साल की बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था। कुसुम एक मछुआरन होती है। वो तालाब में मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचा करती। एक दिन मछलियां बेचकर वो घर की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नजर मंदिर के बाहर पड़ी एक टोकरी पर जाती है जिसमें एक नन्ही बच्ची रो रही होती है। अरे ये क्या? ये तो कितनी छोटी बच्ची है, लेकिन इसे यहाँ इस तरह कौन रख कर गया होगा? हे भगवान, नहीं नहीं, मैं इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। जरूर इसके माँ बाप ने ही इसे यहाँ छोड़ा होगा। कुसुम उस बच्ची को अपने घर ले जाती है और वही अब उसे पालने पोसने लगती है। जब वो उसे नहलाने जाती है तब उसे पता चलता है कि वो बच्चा एक किन्नर है। तो अब मैं समझिए कि इसके माता पिता ने इसे यहाँ यूं आवारों की तरह क्यों छोड़ दिया। बेचारी बच्ची, ये किन्नर है तो उसमें इसका क्या कसूर? तू चिंता मत कर लाडो, मैं हूं ना। अब जब भगवान ने तुझे मेरी गोद में लाया ही है तो अब से मैं तेरी पूरी तरह देखरेख करूंगी और तुझे इस निर्दयी दुनिया में अच्छी तरह से संभालूंगी। कुसुम किसी को भी ये पता चलने नहीं देती कि वो बच्ची एक किन्नर है। कुसुम उसका नाम सिया रखती है। सिया बड़ी होने पर उसे अपने अस्तित्व के बारे में पता चल जाता है। माँ, आप मुझसे सब कुछ छुपा सकती हो, लेकिन मैंने पढ़ाई करते करते सब कुछ सीख लिया है और मुझे पता चल गया है कि मैं ना तो लड़की हूं और ना ही लड़का। मेरा शरीर तीसरा शरीर है। मैं एक किन्नर हूं। मुझे सब पता चल गया है माँ। मुझे माफ कर दे सिया बिटिया। मैंने तो तेरी भलाई के लिए ही तुझसे सब कुछ छुपाया, ताकि इस कठोर दुनिया में जीने और चैन की सांस लेने के लिए तुझे कोई दिक्कत ना हो। माफी मत मांगिए माँ, आप ही तो मेरी दुनिया हो। अगर उस दिन आप मुझे नहीं लाती और पाल पोस कर बड़ा नहीं करती तो मैं तो मर ही जाती। और अच्छा हुआ कि मुझे मेरा सच पता चल गया, ताकि मैं जीवन में और भी ज्यादा सतर्क रह सकूं। सिया जिस ऑफिस में काम करती है उसमें काम करने वाला गोपाल नाम का एक लड़का सिया से प्यार कर बैठता है और वो उसे प्रपोज भी करता है। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच सिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गोपाल, वो मैं। क्या बात है सिया, खुलकर बोलो। गोपाल, एक राज है जो मैंने आज तक सबसे छुपाया है, और वो ये है कि मैं एक किन्नर हूं। क्या? फिर सिया गोपाल को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर गोपाल अत्यंत हैरान रह जाता है। लेकिन थोड़ी देर सोचकर वो कहता है, तो क्या हो गया अगर तुम एक किन्नर हो तो? मैंने तुम्हारे शरीर या लिंग से प्यार नहीं किया है। मैंने तो तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है। तुम्हारे किन्नर होने से मेरा प्यार बदल नहीं जाएगा। थैंक यू गोपाल, मुझे इतना समझने के लिए। सिया, हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल मैं घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरे परिवार वाले बहुत ही पुराने ख्यालों वाले हैं। उन्हें इन सब बातों की समझ नहीं है। वो हमारे प्यार को नहीं समझेंगे सिया। लेकिन गोपाल, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो सिया, हम आज ही शादी करेंगे। सिया गोपाल को कुछ भी बोल नहीं पाती और वो दोनों मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करके सीधे घर आ जाते हैं। घर में सास छम्मो
ससुर प्रेमलाल के साथ साथ जेठ आश्विन और जेठानी रोहिणी भी रहते। वो सभी सिया को अपना लेते क्योंकि उनकी नजरों में तो सिया एक आम लड़की होती है। किसी को सिया के किन्नर होने के बारे में पता नहीं होता। शादी के बाद सिया घर के काम अच्छे से संभालने लगती है और सबके दिलों में अपनी जगह बना लेती है। अरे वाह सिया बहू, तुम्हारे हाथ का बना हुआ शीरा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। हाँ बहुरिया, शीरा तो काफी स्वादिष्ट बना है। अब आने वाले महोत्सव में शीरा का प्रसाद तुम ही बनाना। जी पापा जी, प्रसाद बनाना तो मेरा ही सौभाग्य होगा। शादी के बाद सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सिया गोपाल से कहती है, गोपाल, मुझे लगता है कि हम सबका विश्वासघात कर रहे हैं। हमें सबको बता देना चाहिए मेरे अस्तित्व के बारे में। नहीं सिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता, जब सबको तुम्हारे किन्नर होने के बारे में पता चलेगा तब कितना हंगामा होगा। गोपाल सिया की बात टाल देता है, लेकिन उन दोनों की ये सारी बातें जेठानी रोहिणी सुन लेती है और वो बहुत हैरान रह जाती है। हे राम जी, इसका मतलब सिया एक किन्नर है और देवर जी एक किन्नर से प्यार करते हैं। इसको तो अब मैं इसकी असली जगह ही पहुंचाऊंगी। रोहिणी अगले दिन किन्नर समुदाय के लोगों को घर बुलाती है और किन्नर समुदाय की अम्मा सिया को लेने आती है। क्या रे, तुझे क्या लगा तू अपनी ही बिरादरी के लोगों को लुक्का छुपी खेलेगी और तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? चल, हम सब तुझे लेने आए हैं। तेरी जगह हम किन्नरों की बस्ती में है। यहाँ तू आम जिंदगी नहीं जी सकती। क्या? सिया बहू एक किन्नर है? व्हाट? ये सब क्या चल रहा है छोटे? तुम्हारी बीवी एक किन्नर है? माँ जी, आपको ये सब सुनकर हैरानी नहीं हो रही? नहीं, क्योंकि मैं ये सच तेरे पहले से जानती हूँ। मुझे पता है कि सिया एक किन्नर है। मैंने सिया और गोपाल की सारी बातें सुन ली थी। लेकिन अगर मेरे बेटे को इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है और मुझे भी इतनी अच्छी बहू मिली है, तो उसमें बुराई कैसी? आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। और क्यों नहीं जी सकती ये आम जिंदगी? आप लोग मेरी बहू को तो छू कर देखिए। नहीं हाथ तोड़कर रख दिया तो मेरा नाम भी छम्मो नहीं। जाओ यहाँ से, बड़ी आई। फिर किन्नर समुदाय के लोग वहां से चले जाते हैं। रोहिणी बहू, अश्विन, प्रेमलाल जी, माना कि सिया का शरीर हम आम लोगों जैसा नहीं है, लेकिन अंत में हम सबके तन के अलावा मन तो एक ही है ना, आत्मा रूह भी एक ही है ना, तो भेदभाव कैसा? सिया एक हीरा है जो बड़ी मुश्किल से मिला है हमें। छम्मो की बातें सुनकर सबकी आंखें खुल जाती हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी सिया को अपनाता है और किन्नर बहू सिया अपने ससुराल में एक खुशहाल और सुखमय जीवन गुजारने लगती है।